We studied about triangle law and parallelogram law for the addition of vectors previous class में. आज हम आगे के concepts पढ़ रहे हैं. So just pay attention. That's what we studied. We have two vectors A and B. Need to add them. तो A draw कर लिया. That's triangle law of addition of vectors. Take them in the same order. The third side gives you sum of the two vectors. ठीक है. और अगर पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना हो, मेक श्योर दे आर इन अपोजिट ऑर्डर. पैरेललोग्राम कंप्लीट करो. द डायगोनल गिव्स यू द सम ऑफ द टू वेक्टर्स. क्लियर है? ये तो लड़की जल्दी आ जाती है, लेट क्यों है? यस, इन दोनों को ऐड किया वी गेट आर, और इन दोनों को ऐड किया वी गेट आर. वेक्टर ए and vector B are called components of vector R. They are called components of vector R. जिन दो को ऐड करने से ये आया है, तो ये दोनों इसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे. ठीक है, फिर से we have vector P, vector Q, पैरेललोग्राम लॉ से ऐड किया इनको. That's the sum. Vector P and vector Q are called components of vector R. ठीक है, फिर से ये हम एग्जांपल्स पहले भी लिए थे. C and D to be added, complete a parallelogram. कोई भी तरह से ऐड करो इनको, ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से. C and D are called components of vector R. नोट करो इनको. ये भी लिखो ना. राइट. अब अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है और कहा जाए इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करो, like you are given a vector, any vector m, draw the components. Very easy. एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना दो. Can we say they are the components of this vector? Yes. इन्हें ऐड करने से ये आ रहा है, तो these are the components of this vector. वेक्टर x, वेक्टर y, कुछ भी नाम दे सकते हैं इनको. ठीक है, फिर से we have any vector, we need to draw the components. ये दोनों इसके कंपोनेंट्स होंगे, ये दोनों भी इसके कंपोनेंट्स होंगे. ठीक है, इन दोनों को ऐड करो ट्रायंगल लॉ से, तब भी यही आएगा. इन दोनों को ऐड करो तब भी यही आएगा. तो किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? देयर कैन बी इनफाइनाइट कंपोनेंट्स. नोट करो, अ वेक्टर हैज इनफाइनाइट कंपोनेंट्स. और ये डायग्राम जरूर साथ में ड्रॉ करना. वेक्टर हैज इनफाइनाइट कंपोनेंट्स.
राइट, देखना जरा क्या खास बात है इनमें। We have any vector R, P and Q are the components. कुछ खास दिखाई दे रहा हो? ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा, ऐसे भी बना सकते हो। We have a vector that's one component and that's another component. Parallelogram law of addition of vectors say they are the components of vector R, और ट्रायंगल लॉ से दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर R। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डेफिनेशन नोट कर लेना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन्हीं को यूज करेंगे हम, बाकी कंपोनेंट्स को यूज फिलहाल 11th में नहीं करेंगे। rectangular components of a vector which are perpendicular to each other. Components of a vector which are perpendicular to each other, they are called rectangular components. हमें डायग्राम्स की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए। ध्यान दो, ये एक वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने, किधर किधर होंगे? ध्यान दो, एक तो ये होगा और एक ही होगा, इन दोनों को ऐड करें पैरेललोग्राम लॉ से तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर से we have a vector, we need to draw the components, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, एक इधर होगा और एक इधर होगा। आगे समझ में? ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ड्रॉ किया जाए इनको। And mind you, we are using parallelogram law of addition of vectors. ठीक है, all cases, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, इन्हीं से ही ऐड करते हैं, तो इन्हीं से ही हम कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। आगे बढ़े। यस, so that's A and that's B. A and B are components, so we can say R will be equal to vector A plus vector B, and magnitude of R will be root of A square plus B square plus, भाई ध्यान से जाना, प्लस 2AB cos थीटा। नोट करो। विराज कहाँ हो इतने दिन से तुम? हाँ, क्लासेस मिस नहीं करने भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ। कैसे बात बनेगी?
हाँ जी, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। नोट करो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, a vector whose magnitude is 1 unit is called a unit vector. Vector whose magnitude is 1 unit is called a unit vector. Yes, 8 न्यूटन फोर्स है, 8 से डिवाइड कर दें कितनी बच गई? 1। 6 न्यूटन फोर्स को 6 से डिवाइड कर दो, कितना बच गया? 1। वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 से डिवाइड कर दें तो कितनी बच गई? 1 यूनिट। ठीक है, यानी किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, वी गेट अ यूनिट वेक्टर। आगे समझ में? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, वी गेट अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप से। क्लियर? वेक्टर्स को एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट करो, a vector divided by its magnitude gives unit vector. A vector divided by its magnitude gives a unit vector. ड्रॉ कर लो और ये लिख भी लेना साथ में, a unit vector is vector divided by its magnitude. Another important point, unit vector along x axis किससे रिप्रेजेंट करते हैं? We have x axis, y axis. Okay, that's why, and take this as z. यूनिट वेक्टर along x axis किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I कैप, और along y axis j कैप, और z axis k कैप. Okay. Unit vector along x axis represented by I cap, the one along y axis by j cap, और z axis के along k cap. Along x axis unit vector is represented by I cap. Y axis के along, ये याद रखना है, मिक्स नहीं करना, अगल बगल नहीं करेंगे, ऐसे ही लगे। विराट टेस्ट देना ना आज आपने, क्या ऐसा क्यों? अच्छा, ये हमारी प्रॉब्लम है क्या? आप बाहर गए थे? हाँ, ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन होती है और कुछ नहीं होता है। इट गिव्स ओनली, इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन। इसमें ना कोई यूनिट होती है और ना
डायमेंशंस होती हैं। तो नोट किया जाए, यूनिट वेक्टर गिव्स ऑन रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन, unit vector represents only direction. It has no units and no dimensions. It has no unit and no dimensions. देखो इधर 4 meter and 4 I meter. What's the difference? That's any distance, no direction attached. इसमें along x-axis. So it gives only the direction. ठीक है, और कुछ नहीं. यूनिट इसके साथ है, इसके साथ, तो डायमेंशंस भी इसी की होंगी. क्लियर? बट इसकी ना कोई यूनिट होगी और ना ही कोई डायमेंशन होगी. 5 J मीटर मीन्स along y axis, 10K मीटर मीन्स along z axis. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर से हमें क्या पता लग रहा है? सिर्फ डायरेक्शंस पता लग रही है और कुछ नहीं. बाकी वैल्यूज डायमेंशन वो सब जो और क्वांटिटीज दी हुई है उनसे हमें पता है. राइट. ये कोऑर्डिनेट है 4 3. वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर. कोई तरीका बताओ. पता नहीं क्या बोल रहे. हाँ कुछ बताओ. ओके, ध्यान दो. इसे ले लेते हैं वेक्टर आर. ध्यान से देखना. कैन वी से दिस इज 4i, कह सकते हैं, एंड दिस इज हाउ मच? 3j. ठीक है, ये तो हो गया 4i और ये क्या हो गया? 3j. तो फिर r को क्या लिखा जा सकता है? 4i प्लस 3j. हाँ ठीक कह रहे थे, हाँ यही बोला था ना. हाँ, तो दिस पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर. क्लियर? अब जब भी कभी ये लिखा है इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. सो दैट गिव्स अस द पोजीशन. यूनिट वेक्टर्स को यूज कर रहे हैं बॉडी की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए. डायग्राम्स जरूर बनाएं वरना कुछ बाद में याद नहीं रहेगा. Vector that represents position of a body is called position vector. Note करो, vector which represents position of a body is called position vector. आज डेट क्या है? 10th.
तो फिर से देखना इधर, we have a coordinate system, the coordinate is xy. वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, this can be written as xi and this can be written as yj. तो r इक्वल टू xi प्लस y लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, नोट करो। अच्छा इसमें एक चीज और भी है, अगर ये x नॉट और y नॉट दे रखे हो, से वी आर गिवन x नॉट एंड y नॉट, तो ये हो गया वेक्टर r नॉट, फिर इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, r नॉट से, तो ये हो गया x नॉट i और ये क्या होगा y नॉट j। तो वेक्टर r नॉट इक्वल टू x नॉट i प्लस y नॉट j। आ गया समझ में, टर्म्स का ध्यान रखना है, नोट करो। So vector that represents position of a body is called position vector. Okay. Now suppose we are given certain force F equal to 3i plus 4j. What does this mean? इसका मतलब क्या है, कोई बताओ। The body is under the action of two forces, 3 Newton along x-axis and 4 Newton along y-axis. आगे समझ में, 3 Newton along x-axis and 4 Newton along y-axis. Very clear? ठीक है ना, क्योंकि this represents x direction and this represents y direction. So 3 Newton of force and 4 Newton of force. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कोई बता सकता है, यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स F निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, कितना होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना आ गया 5 न्यूटन। क्लियर है, नोट करो। ओके, वी हैव एनी वेक्टर ए, अगर हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड करें तो दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वन अलोंग एक्स एक्सिस द अदर अलोंग वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रेजेंट कर रहे हैं, वी हैव एनी वेक्टर ए, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वन अलोंग एक्स एक्सिस अदर अलोंग वाई एक्सिस, इसे एक्स आई और इसे ए वाई जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस ए वाई,
ठीक है, लिख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। नोट करो, ये काम आएगा। किसी भी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स फाइंड करना, दैट्स कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। Resolution of a vector means finding components of the vector. तो इसका मतलब वेक्टर f कैन बी रिटन एज fxi प्लस fij, लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ f किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, fxi एंड fij बीइंग टू कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर से देखना, वी हैव एनी वेक्टर a can be written as axi plus ayj plus aazk, लिख सकते हैं। यस, अलॉन्ग 3 डायमेंशंस। अब हमने y एक्सिस को भी इंक्लूड कर दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इसके इक्वल होगा रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ऑब्वियसली 3 डायमेंशन में होगा ये, 3D डायग्राम चाहिए इसके लिए, तो डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर से any vector v can be written as can be written as vxi plus vyj plus vzk। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz। ठीक है, नोट करो, इन पर क्वेश्चन होंगे। Right. Now the kind of questions that we'll get on what all we have studied today. अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे अगर इस पर आए, तो बेसिक्स बता रहे थे, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन बाय क्वेश्चन लिखो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन बाय तो ये वेक्टर दिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इक्वल टू 90। आंसर बताओ,
रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, यही तो कर रहे हैं। वेक्टर ए इज गिवन, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी 9 प्लस 4 प्लस 16, तो कितना आ गया? √20। आ गया समझ में? ठीक है, फिर से लिखो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गिवन बाय निकालना। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गिवन बाय, ये वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड द फोर्स कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ will be equal to root of 6 square plus minus 2 square plus 5 square। 36 plus 4 40 plus 25 कितना आ गया? √65 न्यूटन। आ गया समझ में? दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ sum of vector A and vector B। Find magnitude of sum of vector A and vector B। So what is A? A is minus 3i minus 2j plus 5k, and B is 6i plus 5j minus 2k। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो पहले तो इनको ऐड करो। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे? ए और बी को ऐड करेंगे, सम आ जाएगा। इसे आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। विल बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड किया जाए और के कंपोनेंट्स को भी ऐड किया जाए। देखो क्या आया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो -3i प्लस 6i कितना रह गया? -3i। ठीक है, -2i 2j प्लस 5j दैट्स 3j, 5k माइनस 2k ओके प्लस 3k। निकालना जरा क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड? कितना? √27। ठीक है, आगे समझ में? क्लियर है? एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो जो हम पहले पढ़ रहे थे उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। दे वर द बेसिक्स। दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट्स √27। √27 को 3√3 भी लिख सकते। क्लियर है? ओके, हमें एक वेक्टर दे रखा है। Pay attention. We are given any vector p, 2i minus 3j plus 4k. Question is find unit vector p. Find unit vector p, p cap, ये फाइंड करना है। अभी बताया था हमने यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो दे ही रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो और उससे डिवाइड कर दो।
तो यूनिट वेक्टर p विल बी वेक्टर p डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p। देखना क्या आएगा, तो p का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना आ गया, रूट 29। ओके, तो वेक्टर p कितना था, 2i माइनस 3j प्लस 4k divided by root 29. That's unit vector p. Better way of writing 2 by root 29 I cap minus 3 by root 29 j cap plus 4 by root 29 k cap. Proper way of writing. अब ये बहुत सारा है, घर जाकर रिवाइज करना, नहीं तो अगली क्लास में सब ब्लैंक होगा। आगे बढ़े, आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो अब करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखें। वी हैव वेक्टर ए रिजॉल्व किया into two components a1 and a2, say this angle is theta। इसे a axi, इसे ay लिख सकते हैं। वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं हम, axi प्लस ay लिखा था ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसको भी क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये चीजें तो हमने सीख ली कैसे लिखा जा सकता है। नाउ वी हैव समथिंग एल्स, बी वेरी केयरफुल। axi को a1 और ay को a2 लिख लिया हमने, ध्यान से देखना। दिस बाय दिस a1 by a will be equal to cos theta, तो a1 can be written as a cos theta, लिख सकते हैं। यस, a2 by a will be sin theta, तो a2 will be equal to a sin theta, यानी इस कंपोनेंट को a cos थीटा लिखा जा सकता है और इसे a sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करो। वेक्टर्स को अलग अलग तरह से कंपोनेंट फॉर्म में कैसे कैसे लिखा जा सकता है, हाउ अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, हम ये सीख रहे हैं। नोट कर लिया, ये पढ़ा हुआ है। गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, ध्यान दो फिर से। वी हैव एन वेक्टर p, we resolve it into two components. Angle theta, this can be written as p cos theta, this can be written as p sin theta। ठीक है, सेम फिर से, we have vector p, we resolve it into two components,
ऐसे भी बना सकते हैं डायग्राम, ये ट्राइंगल लॉ से और ये पैरेललोग्राम लॉ से, ये एंगल थीटा, सो दिस कंपोनेंट विल बी p cos थीटा एंड दिस विल बी p sin थीटा। आ गया समझ में? ध्यान से देखना इधर, ध्यान से देखना इधर, दैट्स वेक्टर बी रिजॉल्व किया इनटू टू कंपोनेंट्स, ये एंगल थीटा। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स किधर किधर होंगे? cos थीटा उधर होगा और sin थीटा इधर होगा। बी वेरी केयरफुल, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos की टर्म्स में और दूसरा sin की टर्म्स में। हाउ वी गेट दीज वैल्यूज ये हम सीख चुके हैं, तो डायरेक्ट अब इनको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, नोट करो इनको, आई गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चंस में यूज करेंगे इनको। कुछ समझ आ रहा है आपका? आपको समझ आ रहा है कुछ? कहीं घर जाकर मम्मी को बोलोगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे सर, खुद को ही पढ़ा रहे थे। हाँ, विराज को तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ समझ आ रहा है? भाई तुम क्लासेस मिस करनी बंद कर दो। क्या एक और करनी है अभी? हाँ, मम्मी को हम बोलने वाले हैं तुम क्लास मिस करोगे 200 रुपये फाइन है उस पे, सिर पे, और तुम्हारी पॉकेट मनी से काट लेंगे। हाँ, ऑब्वियसली। ओके, फिर से आई एम नॉट रबिंग दिस बिकॉज इसको भी हम यूज करेंगे एक बार। ध्यान दो इधर, 5 मिनट फिर चले जाना, ठीक है? आई एम गोइंग थ्रू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वी हैव एनी वेक्टर एफ, वी रिजॉल्व इट अलोंग टू कंपोनेंट्स। आ गया समझ में? ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। यस, ये एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, कुछ पूछना पूछना हर्षिता। we have vector A, we resolve it along two components, rectangular components, all cases। ये एंगल थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा? A cos थीटा, और ये किसके इक्वल होगा? A sin थीटा। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एंगल के साथ वाला cos की टर्म्स में और दूसरा sin की टर्म्स में। ये दो डायग्राम बनाओ जल्दी से, लास्ट एक ऐड करना है, फिर इनकी छुट्टी कर देंगे, आपसे बातें करेंगे। सर ने 3 बजे बुलाया ना, केमिस्ट्री सर ने, एंड टॉक टू हिम। कुछ टाइम रीएडजस्ट अगर होता होगा तो आई गिव यू कॉल, क्योंकि हमने फिजिक्स भी पढ़ानी है ना, तो देखते हैं कैसे एडजस्ट हो। ठीक है, हाँ भाई। वैसे अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आई एम नॉट इन हरी नाउ। यस, पे अटेंशन, रिजोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वी हैव वेक्टर ए, सेम, इसे रिजॉल्व कर रहे हैं along two mutually perpendicular directions into its rectangular components। क्या ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं? इज इट ओके? कैन दे बी द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? यस। क्या डिफरेंस है दोनों में? दे आर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस, ऐसा मान सकते हैं। दे कैन बी अलोंग एनी टू डायरेक्शंस बट दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए,
कोई भी दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, और ये क्या होगा, ए साइन थीटा। आ गया समझ में? तो जरूरी नहीं है वेक्टर्स के जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप ड्रॉ कर रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हो। दे कैन बी एनी दे कैन बी अलोंग एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ठीक है, ये आ गया समझ में? फिर से वी हैव अ वेक्टर और हम इसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं। एक तो ये ले लो, एक इसके परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो, तो ये एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर। इफ दिस इज ए, this angle is theta, so this component will be a cos theta and this will be a sin। ठीक है, we have any vector, एक कंपोनेंट तो ये ले लिया, एक इसके परपेंडिकुलर ले सकते हैं। यस, ये हम यूज करेंगे वर्क पर एनर्जी के फोर्स के चैप्टर में। so this is f, this angle is theta, this component will be f cos theta and this will be f sin theta। भूलने नहीं है, ये पूरे सिलेबस में यूज होंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, आगे इतना समझ में? अब आप जाओ। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। और इनको अब जो 10 मिनट 15 मिनट हम कराएंगे वो हम आपको करा देंगे। हाँ, ठीक है। ट्राई दीज क्वेश्चंस फ्रॉम मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे बढ़े। चलो बाय बेटा। बच्चों पे कितना प्रेशर है, अभी मैथ्स की क्लास है, इससे पहले केमिस्ट्री की थी, अभी फिजिक्स पढ़ी है, तो माइंड का क्या हाल हो रहा होगा, है ना? खिचड़ी बन गई होगी। ओके, क्वेश्चन लिखा जाए। अ बॉडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ, लिखो, a body has a velocity of 8 meters per second, 8 meters per second along x-axis and 6 meters per second and 6 meters per second along y-axis. Find magnitude and direction of the velocity. Find magnitude and direction of the velocity. Try करो। आंसर चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। velocity of 8 meter per second along x-axis, 6 मीटर पर सेकंड along y-axis। नेट कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी, दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट वेलोसिटी। डायग्राम बना लो तो आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी, और वेक्टर फॉर्म में लिख लो तो भी आ जाएगा। डायग्राम जरूर बनाओ, दैट विल बी फार बेटर।
नहीं, हाँ मैग्नीट्यूड कितना आया? मैग्नीट्यूड तो सबने निकाल लिया होगा, 8 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स से। क्लियर? कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी? तो पहले कितनी, मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन में भी नीड टू फाइंड दिस एंगल अल्फा, अल्फा थीटा कुछ भी ले लो। डायरेक्शन में मतलब एंगल बताना होता है। tan अल्फा डायग्राम से किसके इक्वल होगा? tan अल्फा फ्रॉम द डायग्राम, अरे tan अल्फा दिस बाय दिस, तो 6/8 बोले तो 3/4, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। दैट्स आंसर विद एक्स एक्सिस। हाँ, ये एंगल किसके साथ बन रहा है? विद, ये लिखना होता है विद एक्स एक्सिस। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, ओके। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, निकालना जरा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। अरे टाइम क्या हुआ है? घड़ी का तो भरोसा ही नहीं रहता है जो सामने लगी है। चेक करना भाई, वक्त 7 मिनट है, 57। ओके, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड चाहिए। डायग्राम बना देखो, दो तरीके हैं। एक तो जो हमने फॉर्मूला किया था उससे कर सकते हैं, नहीं तो आई कैप और जे कैप, आई कैप और जे कैप, ये आ गया रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये कितना होता है? 1, और वो भी कितना होता है? 1। आई कैप मीन्स 1 यूनिट, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और उसका भी कितना है? 1, तो ये कितना आ गया? रूट। आ गया समझ में? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद ये दिमाग में बैठेंगे सारी बातें। हाँ, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पहली बार कर रहे हैं ना, तो 2-4 क्वेश्चन करने से याद नहीं रहेगा। बट इसमें एक कंडीशन है, प्लीज ये सारा दोबारा बहुत अच्छे से पढ़कर आए ताकि आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, बाय।